हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन वीडियो का आनंद बिल्कुल मुफ्त में उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का हमारा जो विषय है, बड़ा ही खास विषय है जिसका नाम है इतिहास। और इतिहास में हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 है क्या? चैप्टर नंबर 4 का नाम है आदिवासी द्विकु और स्वर्ण युग की कल्पना। तो आदिवासी समुदाय, द्विकु और स्वर्ण युग की कल्पना। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी कल्पना से जुड़े हुए सारे एमसीक्यूज की। ज्यादातर आदिवासी जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। और एमसीक्यू में होता क्या है, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। अब आपको मेरे साथ इस वीडियो में चलते रहना। जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूं, मैं आपको समय दूंगा जब तक कि आप इसका उत्तर निकाल करके अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। आप मेरे साथ चलेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अंत में ईमानदारी से जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन में से आउट ऑफ कितने नंबर मिल रहे हैं, वो जरूर लिखे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे दिए हुए क्वेश्चन को कौन व्यक्ति सारे सही करता है। बात समझ में आ गई? तो बढ़ते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, बस्तर विद्रोह कब और कहां हुआ था? पहले तो ये जान लो कि बस्तर है क्या। ये बस्तर एक जगह का नाम है और ये बस्तर जो है विद्रोह छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। मध्य भारत, छत्तीसगढ़ मतलब मध्य भारत, तो मध्य भारत में हुआ था। तो सीधी सी बात है, न तो राजस्थान, न उत्तर भारत, न दक्षिण भारत, मध्य भारत में हुआ था। तो आपको सन रटने की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको बस्तर पता है कि बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, कहाँ पता है, तो कब अपने आप दिख जाएगा। सन 1910 में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, यहाँ की जनजातियों ने उनके अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ इस विद्रोह को किया था। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर इसका है क। क्या आपने भी इसका सही उत्तर क लगाया है? अगर आपने इसका उत्तर सही लगाया है तो बिल्कुल अब यकीन मानिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, झूम खेती या घुमंतु खेती किसे कहते हैं? अब ये जो ऑप्शन है इसको देखकर आपको समझना पड़ेगा कि ये किस झूम खेती या घुमंतु खेती में से कौन सा सटीक इसका आंसर है। क्या गेहूं की खेती ही झूम खेती है? तो हो सकता है। क्या बाजरे की खेती झूम खेती है? बिल्कुल हो सकता है अगर आपको लग रहा है तो। लेकिन सही उत्तर ढूंढना है ना, तो क्या है, ग वाला ऑप्शन क्या है? कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना, क्या ये झूम खेती है? या क्या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, झूम की खेती में क्या होता है, अगर झूम की प्रोसेस में इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा तो सही होगा। आपने अपना उत्तर तो लगा दिया होगा। अब मेरी सुने, मैं बोलना चाह रहा हूं कि झूम की खेती जब होती है तो ये झूम आदिवासी जो लोग होते हैं वो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले तो पेड़ों को काट करके जमीन को तैयार किया जाता है। पेड़ों को काट करके जमीन को तैयार करने के बाद उसमें बीजों को बिखेरा जाता है, क्योंकि वो कल्टीवेशन तो नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद बढ़िया फसल उगती है, फसल को काटते हैं। काटने के बाद क्या होता है, जब वो आप जमीन को उथल पुथल नहीं करेंगे, जमीन में कोई उर्वरक नहीं डालेंगे, तो डेफिनेटली उसकी उर्वरता क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी। ऐसे में क्या होगा, उस जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जमीन की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जमीन को कुछ समय के लिए परती छोड़ना पड़ता है। ये घुमंतु कृषि का एक कैरेक्टरिस्टिक है, यह उसकी विशेषता है। और तीसरा नंबर का ऑप्शन क्या है, कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना। सीधा ये नहीं पूछा उसने कि झूम खेती क्या है, झूम खेती में इनमें से किसे कहते हैं, ये उदाहरण में से आता है, ये भी तो उसमें होता है। इसी वजह से राइट आंसर है ग इज द राइट आंसर, कि इसमें कुछ समय के लिए धरती को परती छोड़ना पड़ता है। तो धरती को छोड़ा परती, तो हो गया आपकी झूम खेती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से अपना आंसर जो है
वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, क्योंकि मैं पढ़ने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बदलते कानूनों और शोषण के खिलाफ बगावत किसने की? 19वीं सदी और 20वीं सदी में बोला गया कि बदलते कानून और शोषण के खिलाफ बगावत किसने की? ये कौन से किसके कानून थे ये? तो ये अंग्रेजी सत्ता के कानून होंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उस समय सत्ता किसकी थी? तो अंग्रेजी सरकार के कानून थे ये। अंग्रेजी सरकार के बदलते और शोषण के वाले कानूनों की वजह से बगावत हुई। इसमें बगावत हुई, कोल नाम की जनजाति ने बगावत की, जो कि छोटा नागपुर के पठार के आसपास रहती है। उस जनजाति ने अंग्रेजों का बगावत 1931-1932 में किया। लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे ऑप्शन भी पढ़ने हैं। 1955 में संथालों ने विद्रोह किया। क्षमा करें, 1855 में संथालों ने विद्रोह किया। ये संथालों लोगों ने विद्रोह 1855 में किया। क्या था ये उन्होंने अंग्रेजों की अत्याचारी नीतियों की वजह से किया, क्योंकि संथाल लोग रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के कीड़ों का उनको 1000 कीड़ों पर केवल 4 रुपए मिलते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शोषण था। ऐसे में इन शोषण से बचने के लिए उन्होंने विद्रोह किया। संथाल विद्रोह इतिहास में दर्ज है। तो कोली विद्रोह और संथाल विद्रोह दोनों के दोनों विद्रोह हुए। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा कौन से ऑप्शन पर है। ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ग क्या बोलता है, सी क्या बोलता है कि क और ख दोनों सही है। तो ये दोनों विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ ही हुए थे। दोनों विद्रोह अंग्रेजों की कानून, बदलते कानून और शोषण वाली नीति के वजह से हुए थे। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो विद्रोह है यह बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ग इज द राइट आंसर। क्या आपने भी यही लगाया है? अगर आपने भी ये लगाया तो बिल्कुल आप सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर तो सभी सही लगाएंगे, क्योंकि गलत हो ही नहीं सकता। सब जानते हैं बिरसा नाम का आदमी कहाँ घूमता हुआ घूम रहा था। तो बिरसा नाम का आदमी जो इंसान है वो कहाँ घूम रहे थे? बिरसा मुंडा की बात की जा रही है। ये बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान ने भेजा था, ऐसा कहा जाता है कि भगवान के ही रूप थे, और ये घूम रहे थे एक जगह। 1895 में घूमते हुए पाए गए। जिस जगह से, जिस गली से ये गुजरते वहाँ चमत्कार करते, चमत्कार पे चमत्कार करते हैं थे ये। और जहाँ भी जाते वहाँ की गेहूं की ढेरी, अनाज की ढेरी को 2 गुना कर देते थे। और ये कहाँ मिले? क्या ये हरियाणा से बिलोंग करते थे? बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से थे। मुंडा जनजाति क्या हरियाणा में थी? नहीं। पंजाब में थी? नहीं। उत्तर प्रदेश में थी? नहीं। ये जनजाति थी वही जो आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, झारखंड से थी। तो ये बिरसा साहब के बारे में जो बात बोली जाती है कि कहाँ पर घूमते हुए पाए गए थे, ये झारखंड में घूमते हुए पाए गए थे। देन द राइट आंसर इज झारखंड। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या सही उत्तर बताना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा साहब का जन्म कब हुआ था? क्या उनका जन्म 1869 में हुआ था? 1869 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उस व्यक्ति का नाम। भारत की आज़ादी दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही थे। 1869 में भारत के सबसे बड़े महापुरुष का जन्म हुआ था। शायद आपको अब तो हिंट लग गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बिरसा साहब की तो मैं आऊँगा बाद में, लेकिन 1869 से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। आपके जहन में याद होना चाहिए 1869 में उस व्यक्ति का जन्म हुआ था जिस व्यक्ति का फोटो उस पेपर पे लगाया जाता है जिसकी वैल्यू हर इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रुपए के नोट की। नोट में जिस व्यक्ति का फोटो लगाया जाता है उन्हीं व्यक्ति का जन्म हुआ था 1869 में। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर 1869 की। जी हाँ, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म के बाद ही बिरसा मुंडा साहब का जन्म हुआ था। तो क्या 1870, 71 या 72? आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के 1 साल बाद ही सन 1870 के दशक में बोलते हैं साहब, एग्जैक्ट तो नहीं लिखते, लेकिन हाँ कि भाई 1870 के आसपास कहीं हुआ था। तो 1870 लिखा जाता है, तो 1870 इसको मानेंगे हम राइट आंसर।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 1870 के आसपास। एक क्लियर एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी ऐसा लिखा जाता है कि उसके आसपास हुआ था। बिरसा कौन से परिवार में पैदा हुए थे? बिरसा साहब का सरनेम क्या था? क्या बिरसा साहब का सरनेम मुंडा था? क्या बिरसा साहब का सरनेम संथाल था? क्या वो उराव जनजाति से थे? क्या बिरसा साहब भील जनजाति से थे? आप अपना उत्तर लिख चुके होंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो हम पता ही है बिरसा साहब को कौन नहीं जानता। बिरसा मुंडा के नाम से वो प्रचलित हैं, क्योंकि उनके सरनेम जो है वो क्या है, मुंडा, और मुंडा जनजाति से ही बिलोंग करते थे। उनका परिवार काफ़ी गरीबी से जीवन जी रहा था, लेकिन उन्होंने इस गरीबी से निजात दिलाने और मुंडा समुदाय को अपने वापस स्वर्ण युग में ले जाने के लिए आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? क्या ये मुंडा जनजाति नागपुर में पाई जाती है? क्या ये मुंडा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है? क्या ये मुंडा जनजाति उत्तर प्रदेश या पंजाब में पाई जाती है? क्या ये मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है? अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कहाँ ये बोला, जो झारखंड, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। झारखंड इसका सही उत्तर है। क्या आपको झारखंड दिख रहा है? आप अपना उत्तर मेंशन जरूर करें। क्या आपको इसमें झारखंड दिख रहा है? लेकिन इसमें झारखंड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन झारखंड के अंदर सबसे बड़ा एरिया जो है, जो मेन वहाँ का जगह है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिनरल्स है, उसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। और यही छोटे नागपुर के पठार में रहते थे मुंडा जनजाति के लोग। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पड़ता है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, छोटा नागपुर झारखंड में पड़ता है। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि दोनों नाम अलग अलग हैं। इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में कि इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, रूर मतलब समझते क्या होता है? ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ, इसको हमेशा के लिए ध्यान रखना। इसे भारत का रूर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं? खनिज संपदा मिलती है, कोयला मिलता है, इस वजह से बोलते हैं। तो रूर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूं। रूर एक क्षेत्र का नाम है, एक एरिया का नाम है, एक क्षेत्र है। कहाँ का? ये यूरोप में एक देश है जिसमें ये क्षेत्र मिलता है, उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी में एक एरिया है जिसका नाम है रूर। बस क्या था, इसी एरिया में सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप में यहीं पर खनिज मिलते हैं। तब जब रूर जर्मनी का क्षेत्र हो सकता है, तो हमने बोला हमारे पास भी रूर जैसा एक है। हमने बोला हमारे पास छोटा नागपुर का पठार है, तो हमने छोटा नागपुर के पठार को रूर बोल दिया। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे को इन नामों से बड़ा कंफ्यूजन होता है। किन नामों से? जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, वेनिस ऑफ ईस्ट कोचीन, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पिथमपुर। ये सब नाम क्या होते हैं? जब आपसे बोला जाता है ना कि सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को क्यों बोलते हैं? सिलिकॉन वैली है क्या? सिलिकॉन वैली एक जगह का नाम है जो अमेरिका में है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली नाम का एक जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जब सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा वहाँ बनाए जाते हैं, तो हम बोलते हैं हमारे इंडिया में तो बेंगलोर में बनते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये हमारा सिलिकॉन वैली है, इसलिए ये रूर क्षेत्र भी ऐसे ही नाम दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ से इसको कनेक्ट करना चाह रहा था। मेरा मुद्दा केवल जनजाति बताने का था, लेकिन कभी कभार एक चीज़ से दो शिकार भी कर दिए जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया छोटा नागपुर का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो गया? छोटा नागपुर के पठार में ही ये जनजातियाँ होती थी। मतलब छोटा नागपुर पठार आज से नहीं, बहुत पुराने समय से बहुत फेमस है। सोचो, जनजातियाँ भी यहीं रहती थी। नेक्स्ट, बिरसा का बचपन कैसे बीता? बिरसा साहब, बिरसा मुंडा साहब बचपन में क्या करते थे? क्या वे भेड़ बकरियां चलाते थे? क्या वे बांसुरी बजाते थे? क्या वे नाच गाना करते थे? क्या करते थे? तो बिरसा साहब के बारे में आप पढ़ोगे तो बचपन में वो यही करते थे। बचपन में बकरियां चराना उनका काम था। बचपन में वो बांसुरी बजाया करते थे। बचपन में नाच गाने, बचपन में हर व्यक्ति जो है मस्ती ही करता है। मस्ती मतलब कि बस
बिना किसी दबाव के स्वच्छंद जीवन जीता है। बच्चे को क्या पता कि वो अंग्रेजों का गुलाम है, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे में वो आराम से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन जब उनको सत्य का ज्ञान हुआ, जब उनको पता चला कि हम तो गुलामी के दौर में जी रहे हैं, हम आज़ाद ही नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए, स्वर्ण युग चाहिए, तब उन्होंने आंदोलन शुरू किया। लेकिन बचपन तो बीता बिल्कुल इन तीनों चीज़ों में। राइट आंसर आप बता चुके होंगे, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। राइट आंसर इज घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 9। बिरसा की परवरिश कहां पर हुई थी? क्या बिरसा की परवरिश घर में हुई थी? घर तो होते ही नहीं थे। घरों में कहाँ वो लोग, बड़ी मुश्किल से उनके घर नहीं होते। मतलब घरों से मतलब ये जो हमारे घर होते हैं बढ़िया व्यवस्थित समाज वाले, ऐसे तो नहीं। क्या उनकी परवरिश किसी आश्रम में हुई? किसी आश्रम में बिल्कुल नहीं हुई। क्या उनकी परवरिश बहोड़ों के आसपास के जंगलों में हुई? एनसीईआरटी में क्लियर भाषा में ये शब्द लिखा गया है, बहोड़ों के आसपास के जंगलों में ही उनका बचपन बीता था, उनकी परवरिश हुई थी। राइट आंसर क्या है? बहोड़ों के जंगलों में, झारखंड में उनकी बचपन बीता था। क्वेश्चन नंबर 10। बिरसा ने खुद क्या ऐलान कर दिया था? बिरसा ने क्या ऐलान किया था? क्या बिरसा ने ऑप्शन नंबर ए वाला ऐलान किया था जो कहता है कि उसे भगवान ने भेजा है? क्या बिरसा मुंडा साहब ने ऑप्शन नंबर बी वाला ऐलान किया था कि उसे लोगों की रक्षा के लिए भेजा है? क्या उसने तीसरा वाला यानी ग वाला अनाउंसमेंट ये ऐलान किया था कि दिकुओं को गुलामी से बचाने के लिए उसे भेजा है? तो ये एक ही सेंटेंस है। उसने बोला था कि मुझे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए और द्विकुओं को गुलामी से बचाने के लिए भेजा है। एक ही सेंटेंस था, उसको अलग अलग 3 पॉइंट में बांट दिया है। भले ही 3 पॉइंट में बांट दे, हमें तो पता है ना कि ये तीनों सही है। राइट आंसर उपरोक्त सभी। तो 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उपरोक्त सही। मुझे लग रहा है कि आप भी मेरे साथ साथ अपने ऑप्शंस लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है दोस्तों, जरा पढ़ें इसको। बिरसा किस धर्म का अनुयायी था? जरा याद करो उस चैप्टर को, जरा याद करो उस लेक्चर को। इसी चैप्टर का एक लेक्चर है जहां पर शुरुआत में हमने इनकी बात की थी और बाद में सबसे अंतिम चौथे लेक्चर में हमने बात की थी बिरसा मुंडा साहब के जीवन की। हमने बताया था कि बचपन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो मिशनरी स्कूल गए थे। तो शिक्षा का संबंध, बिरसा मुंडा की शिक्षा का संबंध ईसाई मिशनरी स्कूल से था, वो भी प्राथमिक शिक्षा का। लेकिन बाद में वो एक व्यक्ति के संपर्क में आए जो किसी विशेष धर्म के थे, और उस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद उनने जनेऊ वस्त्र धारण किया था। जनेऊ वस्त्र धारण करने के बाद उन्होंने शुद्धता का सहारा लिया, उनकी अंतरात्मा पवित्र कर ली, और अब जो है वो जो है दया भावना पर की ओर जोर दे रहे थे। ये सब किस धर्म की वजह से होता है? कौन से धर्म के अनुयायी थे वो? क्या वो ईसाई धर्म के थे? बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने मिशनरियों से शिक्षा जरूर ली लेकिन धर्म के अनुयायी नहीं थे। सिख धर्म के थे तो सिख धर्म के अनुयायी भी नहीं थे, क्योंकि जनेऊ वस्त्र धारण करना ना तो ईसाई में होता है ना सिख धर्म में होता है। जनेऊ वस्त्र को पहनना अगर होता है तो किस धर्म में होता है? वैष्णव धर्म में होता है। इसलिए उन्होंने शुरुआत में एक वैष्णव प्रचारक थे बड़े फेमस, उनके साथ में कुछ समय बिताया और काफ़ी सारी ज्ञान जो है उन्होंने वहाँ से बटोर लिया और उनके अनुयायी बन गए। तो राइट आंसर क्या होगा? वैष्णव धर्म ही सही उत्तर होगा। क्या आपका उत्तर भी वैष्णव धर्म था? जो भी आपका उत्तर है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, वैष्णव क्या का अर्थ क्या है? वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव कौन लोग होते हैं? वैष्णव धर्म है ये तो आप जानते हैं, तो ऐसे ही हम लोग मान सकते हैं। वैष्णव मतलब वैष्णव धर्म जो निकला है वो किस भगवान की पूजा से निकला है? डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, वैष्णव में विष्णु शब्द है। तो वे जो वैष्णव को पूछते हैं, जिन्होंने वैष्णव को अपनाया, वह वैष्णव है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव, भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव। इसका मतलब क और ख दोनों सही है, यानी ये वैष्णव की पूजा, विष्णु की पूजा करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु का नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सृष्टि करता है, इनके नाम जरूर सुने होंगे। उसमें से भगवान विष्णु जो है उनकी पूजा करने वाले वैष्णव है। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा किसके विरोधी थे? बिरसा मुंडा साहब ने किस चीज का विरोध किया? क्या बिरसा मुंडा साहब हिंदुओं के विरोधी थे? क्या बिरसा मुंडा साहब जमींदारों के विरोधी थे?
क्या बिरसा मुंडा साहब ईसाई मिशनरियों के विरोधी थे? तो बिरसा मुंडा साहब हिंदू जमींदारों, ईसाई मिशनरियों, हिंदू और मिशनरियों के थे, ये मिशनरियों और दिकुओं का, जमींदारों, दिकुओं, इन सबके क्या थे वो? इन सबके विरोधी थे। तो बिल्कुल राइट आंसर क और ख दोनों हैं, हिंदुओं के, जमींदारों के, मिशनरियों के, दिकुओं के, सबके विरोधी थे, इनका विरोध करते थे। वे कुल मिलाकर के सारे बाहरी लोगों का विरोध करते थे जो उनकी शैली को नष्ट करे, वो सब बाहरी लोग हैं, इसलिए वो किसी को भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये बाहर के लोग आकर के हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे रहन सहन, हमारे पहनावे, हमारे तौर तरीके को हानि पहुंचाते, अधिकारों को छीनते, इसलिए उनके विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। मुंडा लोगों के अच्छे जीवन में क्या शामिल था? मुंडा लोग ने जो अच्छा जीवन की कल्पना की थी, स्वर्ण युग की कल्पना की थी, जो खुद बिरसा मुंडा साहब भी जिसकी बात करते हैं, तो उनके अच्छे जीवन का मतलब क्या है? अच्छे जीवन का मतलब यह है कि वो अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ बाग लगाते थे, तटबंध बनाते थे, ये तो बिल्कुल सही पढ़ा हमने। वो अच्छा जीवन जीते थे, ये भी पढ़ा, ईमानदारी वाला जीवन जीते थे। कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, बिल्कुल सही। अच्छा जीवन से मतलब है ईमानदारी वाला जीवन, तो क्या वो ऐसा जीते थे? बिल्कुल जीते थे। बिरसा साहब ने कहा कि मुंडा कभी भी अपने रिश्तेदारों और परिवार भाइयों का हत्या या उनका मर्डर नहीं करते थे, वो ईमानदार थे, ईमानदारी से जीते थे, अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ बाग लगाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। ये सारी की सारी खूबियां, ये सारी की सारी बात जो है मुंडा लोगों के अच्छे जीवन में बिल्कुल शामिल है। तो राइट आंसर आपको दिख गया होगा, उपरोक्त सभी ही इसका सही उत्तर है। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव सही, सारे के सारे ऑप्शन सही थे। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़ते हैं। बिरसा साहब को गिरफ्तार कब किया गया था? बिरसा साहब की गिरफ्तारी के बारे में पूछ रहे। क्या बिरसा साहब को 1894 में गिरफ्तार किया गया था या बिरसा मुंडा साहब को 1994 में गिरफ्तार किया गया था? तो 1994 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक तो बिरसा मुंडा थे ही नहीं। बिरसा मुंडा साहब की मृत्यु 1900 में ही हो गई थी, सन 1900 में, 1900 में हो गई थी। तो उसके 94 साल के बाद बिरसा मुंडा साहब कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे? माना कि वो चमत्कारी थे, लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं है कि वो 1994 में भी आपको मिल जाए। क्या 1995 में उनको गिरफ्तार किया गया था? क्या 1997 में उनको गिरफ्तार किया गया था? तो 1997 में तो वो जेल से छूट करके आए थे, और अगर आपको पता है कि कितने सालों की सज़ा हुई थी तो फिर आप सन सही बता सकते थे। मैं बताऊं आपको, तो उनको आंदोलन की वजह से गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने, ये बोल के कि दंगे फसाद फैलाते हैं, इसलिए उन्हें 2 साल की सज़ा हुई थी। आप थोड़ा दिमाग चलाओ, अभी मैंने बोला कि 1897 में उनको रिहा कर दिया गया था 2 साल की सज़ा काटने के बाद। तो कब गिरफ्तार किया गया होगा? अब तो कोई भी बता देगा कि 2 साल पहले, यानी 1895 में उनको गिरफ्तार किया गया था। दंगे फसाद फैलाने के जुर्म में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। बिरसा को कितनी सजा हुई? मैंने अभी बता दिया, इसका उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 1 साल। तो सही उत्तर क्या है इसका? क्या 4 साल सही उत्तर है? अभी तो बताया मैंने, 4 साल बताया या 2 साल बताया? कितना साल बताया? पता है सबको कितना बताया? अभी तो जस्ट हम लोगों ने बात की इसकी कि बिरसा मुंडा साहब को 1995 में 2 साल की सजा हुई। बिरसा मुंडा साहब को 1997 में रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं रहे, उन्होंने फिर से गांव गांव घूम करके समर्थक जुटाने शुरू किए। तो बिरसा मुंडा साहब को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। राइट आंसर क्या होगा आपका? 2 साल होगा। तो 2 साल ही इसका सही उत्तर है। आगे बढ़े दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हमारा प्रश्न क्रमांक 17 पढ़ लेते हैं। बिरसा की मौत कैसे हुई? बिरसा साहब की मृत्यु कैसे हुई? क्या उनको अंग्रेज सरकार ने मारा, किसी व्यक्ति ने मारा था, या किसी दुर्घटना से, बुखार से, या हैजा की बीमारी से हुई थी? तो दोस्तों अगर आपने लेक्चर को पढ़ा है तो आप बता पाएंगे, आपका उत्तर अभी तक आ जाना चाहिए। आप अपना उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मैं बताने वाला हूं सही उत्तर। इसका सही उत्तर यह है कि बिरसा साहब
को उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था और उस समय हैजे की बीमारी बहुत चल रही थी और हैजा की बीमारी उनको हो गई थी और हैजा की बीमारी से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। जैसे इस समय कोरोना है ना, उस समय वो बहुत चला था और उसमें बिरसा साहब की मृत्यु हो गई थी। इसलिए सन 1900 में 1900 में हैजा की बीमारी के चलते बिरसा साहब की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? हैजा की मृत्यु ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। झारखंड में कौन सी जनजाति है? झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? क्या झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है? याद करो लेक्चर में जाओ, लेक्चर में जाकर के वो मैप देखो जो मैंने आपको बताया था कि देखो इंडिया में कौन कौन सी जगह कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। लेकिन खासकर झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड में क्या मुंडा पाए जाते हैं? बिल्कुल भाई, बिरसा मुंडा तो थे। क्या संथाल झारखंड में पाए जाते हैं? तो याद करो जरा व्यापार की समस्या को याद करो। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यूरोपियन मार्केट में रेशम के उत्पादन की मांग बढ़ी थी, जैसे ही यूरोपियन मार्केट में रेशम की मांग बढ़ गई थी तो क्या हुआ था? अंग्रेजों ने रेशम के प्रोडक्शन पर काफी जोर दिया था। अंग्रेजों ने रेशम के प्रोडक्शन पर काफी जोर दिया तो उससे क्या हुआ? इंडिया में झारखंड में एक जगह है जिसको बोलते हैं हजारीबाग, और हजारीबाग के इलाके में संथाल नाम के जो जनजाति थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में रेशम के कीड़ों का पालन करती थी। अब आप समझ गए होंगे कि संथाल जनजाति भी कहाँ है, ये भी आपको मिलेगी कहाँ पर? झारखंड में। और उराव जनजाति भी झारखंड में मिलेगी। उराव जनजाति झारखंड में मिलती हैं और उराव जनजाति के भले के लिए एक व्यक्ति थे जात्रा उराव। ये जात्रा उराव साहब ने इन्होंने विद्रोह भी किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1914 से 1919 में। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा भी है, जात्रा उराव के बारे में। तो उराव जनजाति भी कहाँ की जनजाति है? ये जनजाति भी आपकी झारखंड की जनजाति है। राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर इज घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें तो 19 में क्या आएगा? 19 का क्या क्वेश्चन है? पारती शब्द का मतलब क्या होता है? परती या पड़त, पड़त समझ गए होंगे आप। परती या पड़त भूमि क्या होती है? तो पड़त भूमि का मतलब क्या होता है? जो पड़ी रहती है, जिस पर खेती नहीं करते हैं। किसी जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना ताकि उर्वरा शक्ति उसकी वापस से आ जाए, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परती प्रक्रिया। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? जंगलों में खेती करना तो झूम खेती हो गया, जंगलों को साफ करना वो भी झूम खेती हो गया, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना ये परती प्रक्रिया में करते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना ये बिल्कुल सटीक आंसर है उसका, इसलिए क इज दी राइट आंसर। इस तरह के ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए बिल्कुल पारती छोड़ते हैं, लेकिन पारती शब्द का मतलब जो होता है वो ये होता है कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ना। पारती छोड़ने से होता क्या है? तो ये होता है। ये पारती कहाँ इस्तेमाल होता है? बिल्कुल जंगलों की जूम की खेती में इस्तेमाल होता है। ये भी सही था, लेकिन शब्द का मतलब तो एक वाला ही है, कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना। समझ गए आप? ठीक है, तो ये उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज का इज द राइट आंसर। मेरी आशा है कि आपने भी इसी को सही उत्तर समझा होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि जूम की खेती का दूसरा नाम क्या है? जूम की खेती का दूसरा नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अंग्रेजी में। जूम की खेती का दूसरा नाम है स्थानांतरित खेती। तो जूम की खेती के दूसरे नाम समझ में आ गए। क्या यहाँ पर वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो और भी कोई नाम है? चैप्टर में उसका नाम दिया गया है। जो लोग घूम घूम कर खेती करते हैं, एक जगह खेती नहीं करते टिक करके, कभी इस साल यहाँ की, इस साल यहाँ की, साल यहाँ की, अलग अलग जगह पर खेती करना क्या कहलाती है? ये कहलाती है झूम खेती। तो जो लोग जो लोग एक जगह नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपके दिमाग में वो नाम है तो आप कर सकते हैं। मौसमी खेती बिल्कुल नहीं है। जलवायु के अनुकूल खेती बिल्कुल नहीं है। झूम खेती 2 ये कोई मूवी का वर्जन थोड़ी चल रहा है कि सीक्वल बन रहा है कि झूम खेती का दूसरा नाम झूम खेती 2 हो गया। तो राइट आंसर क्या है? जो लोग घूम घूम कर खेती करते हैं उसको घुमंतु खेती भी कहते हैं। इसलिए शब्द का मायने है, इसको बोला भी गया है। ये पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है
घुमंतु खेती, तो घुमंतु खेती ही झूम खेती का दूसरा नाम भी है। राइट आंसर आपके सामने है, या आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, घुमंतु खेती। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। झूम खेती कैसे करते हैं? झूम की खेती कैसे करते हैं मतलब भाई हमें पता होना चाहिए ना कि झूम की खेती पड़ी है तो कैसे करते हैं। तो झूम की खेती कैसे की जाती है? क्या जंगलों में पेड़ों के नीचे छोटे छोटे भूखंडों पर होती है? जंगलों में पेड़ों के नीचे छोटे छोटे भूखंड पर क्या झूम की खेती होती है? क्या ऑप्शन नंबर 2 पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काटना ताकि धूप आ सके? पॉइंट तो लीगल लग रहा है भाई साहब, सही पॉइंट लग रहा है। तीसरा पॉइंट, घास फूस को जलाकर राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। ये तो सारी खेती के तरीके लग रहे हैं और ये उसी खेती के तरीके लग रहे हैं जो प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब तो साफ है कि झूम की खेती करने के लिए पेड़ों के नीचे छोटे छोटे भूखंड लिए जाते हैं। बिल्कुल सही। झूम की खेती करने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काटते हैं ताकि धूप नीचे तक आए और प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाए। बिल्कुल सही। तीसरा पॉइंट है, घास फूस जलाकर राख को खाली जमीन पर छिड़कते थे। क्यों? क्योंकि राख में होता है पोटाश और पोटाश एक उर्वरक का काम करता है, इसलिए यह पॉइंट भी क्या हो गया आपका? सही है। तो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही, इसलिए उत्तर सही क्या है? डी इज द राइट आंसर। घ ही इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी चीजें बिल्कुल झूम की खेती से संबंधित तो है ही। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने अपना उत्तर लिखा कि नहीं लिखा? क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 22 बात करता है राख में क्या होता है। राख हो जाओगे, लेकिन राख होने के बाद भी आप किसी के काम ही आओगे। राख क्या काम आती है? राख के बारे में अभी मैंने बोला है कि राख कभी खाक नहीं होती, राख कुछ खास होती है। और उस राख में क्या होता है? तो राख में क्या कार्बन होता है, राख में क्या पोटाश होता है, राख में क्या नाइट्रोजन होता है, राख में सभी होते हैं। राख में जो खासकर जिस वजह से उसका इस्तेमाल झूम की खेती में छिड़काव करने के लिए किया जाता है, और उसी राख में जो होता है वो होता है पोटाश। तो राख जो होता है वो अपने आप में एक खाद, एक पोटाश होता है। और ये जो लोग खेती करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि राख में पोटाश की मात्रा ही ज़्यादा होती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका? इसलिए सही उत्तर हो गया पोटाश होता है, और झूम की खेती वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल नंबर प्रश्न क्रमांक 23 क्या बोलता है? घुमंतु किसान कहाँ रहते हैं? घुमंतु किसान मतलब झूम काश्तकार की बात हो रही है। झूम काश्तकार कहाँ पाए जाते? इंडिया में। यह हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा था। झूम खेती करने वाले लोग नागालैंड में मिलते हैं। झूम की खेती करने वाले लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले इलाके में भी मिल जाते हैं आपको। तो सीधी सी बात है, कहाँ मिलेंगे? अगर मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ तो वो भी यहाँ नहीं लिखा है, मैं नागालैंड बोल रहा हूँ तो वो भी यहाँ नहीं लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा है? नागालैंड कहाँ आता है? उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड आता है। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में पूर्वोत्तर में होती है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सभी राज्यों में कहीं ना कहीं ये खेती देखने को मिलती है। तो पूर्वोत्तर राज्य में इस प्रकार की खेती प्रचलन में है। और मध्य भारत के जो पट्टी है, जंगलों वाली पट्टी है, चाहे वो सतपुड़ा के जंगल हो, चाहे वो विंध्याचल के जंगल हो, इन जंगलों में इस प्रकार की खेती को चलन में रखा गया है। तो यहाँ पर भी ये खेती होती है। इसका मतलब तो साफ है कि हमारा सही उत्तर क्या है? ग इज द राइट आंसर। इसका मतलब क भी सही है और ख भी सही है। तो क और ख दोनों सही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बात करता है कि खोंड समुदाय कहाँ रहने वाला था। खोंड समुदाय के बारे में, ये खोंड, गोंडरिया खोंड का नाम भी सुना था हमने उस समय। गोंडरिया खोंड, ये खोंड समुदाय किस राज्य में है? और वैसे भी हमने जब पढ़ा है ना चैप्टर, तो वहाँ दो जनजातियों के तौर तरीकों के बारे में हमने पूरा एक लेक्चर पढ़ा था। उसमें खोंड समुदाय थे, बेगा थे, बेगाओं और खोंडों के बारे में हमने समझा था। तो खोंड कहाँ पर मिलते हैं? क्या ये उड़ीसा की जनजाति है, क्या ये झारखंड की जनजाति है, या फिर क्या ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है, या फिर मध्य भारत की जनजाति है?
हो सकता है कि और दूसरे राज्यों में कुछ हद तक कुछ छोटे मोटे कुछ ग्रुप होंगे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जिस राज्य में पाए जाते हैं वही उसका सही उत्तर होगा। इसका राइट आंसर जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं बताने वाला हूं अब इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा जनजाति समूह पाए जाते हैं। हमने पढ़े थे जब जनजातियों के बारे में मैं पढ़ा रहा था, हाशियाई समुदाय के बारे में पढ़ा रहा था कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। नागरिक शास्त्र वाला विषय उठाकर देखो, वहाँ चैप्टर उठाओ आप, हाशियाकरण की समझ, हाशियाकरण से निपटना। वहाँ हमने इन समुदायों के बारे में बात भी की थी कि सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदाय कौन से राज्य में है। राइट आंसर है आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि जंगलों में रहने वाले समुदायों का भोजन कैसा था। जंगलों में रहने वाले लोग भोजन में क्या खाते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग पशुओं का शिकार करते, बिल्कुल सही है, पशुओं का शिकार करते थे। फलों को खाते, फलों की जड़ों को खाते, तो फलों और जड़ों सबको खाते हैं बिल्कुल। तो आपको लग रहा है, लोग सोचते हैं कि जड़ों को कैसे खाते हैं। बहुत सारी चीज़ आप खुद भी खाते हैं, जड़ों से निकलती है, जड़ वाली चीज़ें खा लेते हैं। देखिए जड़ जो ज़मीन के अंदर उगती है वो सब जड़ वाले ही चीज़ें होती हैं। आप अदरक नहीं खाते कि अदरक भी तो खाते हैं, वो भी उसके अंदर से निकलता है। गाजरें जो होती है गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, हालांकि ये जड़ वाले ही पौधे होते हैं। इवन हम लोग जब प्याज खाते हैं तो वो भी है ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। तो खाली ऐसा नहीं कि फल और जड़ खाते, तो वो भी खाते तो हम भी खाते हैं, फल और जड़ दोनों खाते हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ये हुआ कि दोनों चीज़ें सही है, वो शिकार भी करते थे और जड़ें भी खाते थे, फल भी खाते थे। राइट आंसर हो गया, घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, खोंड समुदाय के लोग खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? खोंड समुदाय के लोग खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? काई से खाना बनाते थे। खाना बनाने के लिए तो हमें चाहिए ऑयल, हम तो ऑयल का इस्तेमाल करते भाई। और हम भी कौन सा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं? सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सोयाबीन के बजाय कुछ लोग ग्राउंड नट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्राउंड नट बोले तो मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ सरसों भी इस्तेमाल करते हैं। हम तो इस तेल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये खोंड समुदाय जो उड़ीसा में रहती हैं, ये अपना खाना कैसे पकाती है? भाई खाना पकाने के लिए तो आपको ऑयल जरूरत पड़ेगी। और ऑयल कहाँ से निकलता है? ये ऑयल निकलता है साल के बीज का तेल, साल के बीज से निकलता है तेल, उससे खाना पकाते हैं। महुआ के बीज से निकलता है तेल, उससे खाना पकाते हैं। महुआ के बीजों से भी तेल निकलता है। आपको पता महुआ का इस्तेमाल तो शराब बनाने में भी किया जाता है। हो सकता है भाई महुआ का जो तेल निकलता है उसमें खाना बना के खाने का उनका अलग ही मज़ा आता होगा। हो सकता है वो खाना नशेदार होता होगा, जो भी हो, लेकिन महुआ के बीज से जो ऑयल निकलता है डेफिनेटली उससे वो खाना पकाते हैं। और साल के बीजों से भी वो जो तेल निकलता है उससे भी वो खाना पकाते हैं। खाना पकाने के लिए उनको पता है तेल कहाँ से आएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? क और ख दोनों के दोनों इसके सही उत्तर है। तो हमारा राइट आंसर है कि दोनों बीजों का इस्तेमाल तेल के लिए किया जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? कपड़े की रंगाई और चमड़े की रंगाई के लिए आदिवासी जनजातियां किस चीज का इस्तेमाल करती थी? नीला रंग, काला रंग, हरा रंग। रंग तो उनके पास थे ही नहीं, तो कहाँ से नीला रंग, काला रंग, हरा रंग इस्तेमाल करेंगे? वो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे जो कि कुसुम और पलाश के फूलों से निकलता था। फूलों से रस निकाल के उन रंगों से रंगते थे। तो फूलों से जो रंग होता था उसी से रंगा जाता था। अब आप समझ गए होंगे राइट आंसर क्या है? कुसुम और पलाश के फूल से। ठीक है, काफ़ी इनसे रंग निकलते थे तो रंगों का इस्तेमाल होता था। महुआ का क्या अर्थ होता है? महुआ क्या होता है? महुआ से बनता है पहुआ, ये ध्यान रखना आप। महुआ से बनता है पहुआ और महुआ को खाया भी जाता है। मतलब महुआ जो है वही फल होता है, फल को खाते भी है। महुआ नाम का फूल होता है जो जड़ी बूटी में काम भी आता है। तो खाली महुआ को देख के लोग शराब की ओर इशारा करते हैं। ये शराब ही नहीं, इसके अलावा दूसरे काम में भी आती है, औषधि के काम में भी आती है। शराब की जो जिन चीज़ से शराब बनता है वो औषधियाँ भी होती है, ऐसा नहीं है। तो फूल
एक फूल है, औषधि में काम आता है, फल खाया जाता है बिल्कुल, और उसके रस से शराब बनाई जाती है। देसी शराब जो बनती है वो महुआ से बनती है, इसलिए मैंने बोला ना कि महुआ से बनता है पहुआ, ये ध्यान रखना, ये राइमिंग बन जाएगी तो आपको ध्यान रहेगा। राइट आंसर क्या है? चारों के चारों आंसर सही है, राइट आंसर चारों है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बिरसा की मौत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया बिरसा साहब की मौत कब हुई, बिरसा मुंडा साहब की मृत्यु कब हुई? सन 1895 में बिरसा साहब को 2 साल के लिए जेल हुई थी। 1897 में जेल काट कर जब वापस आए तो उन्होंने दोबारा से अपने समर्थकों की भीड़ इकट्ठा कर ली कि जागो जागो वीरो जागो, आपको अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को वापस दोहराना है और फिर से हमें स्वर्ण युग की कल्पना को कल्पना ही नहीं बल्कि सच करके दिखाना है। इन गुंडा राज को ख़त्म करके हमें मुंडा राज लेकर के आना है। और फिर क्या, उस समय एक बीमारी चल रही थी, हैजा की बीमारी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। हैजा की बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि कब? आपने तो अपना आंसर मेंशन कर दिया होगा, आप सही उत्तर भी सुने। उनकी मृत्यु हुई थी सन 1900 में, तो सन 1900 के दौर में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप खुद सोचिए, 1870 में जन्मे व्यक्ति, और उस समय जब अंग्रेजों का दौर चल रहा था, 30 साल के आसपास की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों 30 साल में उन्होंने ऐसा कारनामा, ऐसा काम कर दिया कि लोग आज भी उनको मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कितनी उम्र लेकर के आए हो, ये मायने नहीं रखता है, आपके काम कैसे हैं, आपने कितनी उम्र में वो काम कर दिए। भगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, बहुत कम उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन आज भी पूरा हिंदुस्तान उनको मानता है। क्यों? क्योंकि उनके काम ने उनको वजूद दिया, उनके काम ने उनको वो शोहरत दी, जो नाम दिया, वो सब उनके काम से मिला है। तो दोस्तों इसलिए हमेशा अच्छे काम पर ध्यान देंगे तो कम उम्र में भी ये सारा हो सकता है। 30 साल की उम्र में वो लोगों के भगवान बन बैठे। 1900 में बिरसा मुंडा साहब की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 क्या बोलता है? 30 बोलता है कि साल शब्द का क्या अर्थ है? साल शब्द का अर्थ वर्ष है क्या? वर्ष, साल को ये बोलते हैं, इस साल नहीं, अगले साल तो कम से कम करूंगा, अगले साल जरूर टॉप करूंगा। साल शब्द हम लोग बोलते तो आपके दिमाग में साल मतलब ईयर, वर्ष आता होगा। क्या साल का मतलब वर्ष होता है? हमारे लिए तो वही, अभी हम तो यही पढ़ते हैं। लेकिन ये चैप्टर को समझो जरा, चैप्टर में क्या हो रहा है? चैप्टर में खोंड समुदाय की बात हो रही थी, जहां वो लोग अपना खाना पकाने के लिए साल के बीजों का इस्तेमाल करते थे। साल की क्या बीज, साल के बीज होते हैं क्या? ये ईयर के तो नहीं होते होंगे। तो हमारा एक चीज तो खत्म हो गया, अवधि भी नहीं हो सकती है। साल के बीज है, जमीन के टुकड़े के कोई बीज नहीं होते, बीज होते तो पेड़ के। राइट आंसर पेड़ है, साल का पेड़ होता है। और वैसे भी साल और सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है, बहुत काम आती है ये, हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा भी। तो राइट आंसर बता दूं, आपने लिख लिया होगा, राइट आंसर एक पेड़ है साल। क्वेश्चन नंबर 31, गुज्जर, या ऐसा बोलूं कि वन गुज्जर की बात हो रही है। वन गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है? वन गुज्जर कहाँ पाई जाती है? वन गुज्जर, याद करो याद करो याद करो, 2 जनजातियों के नाम, जिसमें एक था वन गुज्जर, एक थी लबाड़िया। वन गुज्जर और लबाड़िया जनजाति भैंसों को, गाय भैंसों को झुंड में पालते थे। ये गाय भैंसों को पालने वाली, जानवरों को पालकर जीने वाली, आजीविका चलाने वाली जनजातियों में से एक है। क्या ये हरियाणा में है, क्या ये उड़ीसा में थी, क्या ये केरल में थी, या ये पंजाब में थी? तो राइट आंसर आप लिख चुके हैं, तो मैं बता दूं, राइट आंसर इज पंजाब। तो पंजाब में ये थी और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया जनजाति थी, जो दोनों मिलकर क्या, दोनों जनजाति क्या करती थी? झुंडों में भैंस और गायों का पालन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लबाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? अभी अगर आपने गौर किया तो तुरंत आंसर दे दो, क्योंकि मैंने ये उत्तर बता दिया है। लबाड़िया जनजाति, वन गुज्जर जनजाति दोनों एक काम करती थी, जानवरों को पालती थी, गायों और भैंसों को पालती थी। और ये कहाँ मिलेगी आपको? वन गुज्जर मिलेगी आपको पंजाब में, लेकिन लबाड़िया जनजाति मिलेगी आपको कहाँ पर? ये मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में, न उत्तर प्रदेश, न हरियाणा, न पंजाब। राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आपने भी बिल्कुल सटीक आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 33 बात करता है कि भेड़ों को कौन पालता है? भेड़ों को पालने वाले, भेड़ों को चराने वाले गडरिये कौन होते हैं?
गडरिये शब्द बोला जाता है। तो मैंने उत्तर ही दे दिया, मजाक मजाक में उत्तर निकल गया। गडरिये कौन होते? तो गडरिये वही होते हैं जो भेड़ों को चराते हैं। आपने अक्सर रोड पर कई सारे भेड़ों को चराने वाले व्यक्ति को देखा होगा, और वो क्या करते हैं, उनको घास चराते हैं। एक जगह घास खत्म हो जाती तो दूसरी जगह की घास खाने के लिए ले जाते हैं। पानी की कमी आती तो गर्मी के दिनों में एक जगह से दूसरी जगह तक प्रस्थान करते रहते हैं। ये घुमंतु आदिवासी जनजातियां होती हैं जो कि इन भेड़ों के पाल करके अपना जीवन यापन करती हैं। तो राइट आंसर तो मैंने बता ही दिया, ये गडरिये ही होते हैं जो इसको स्थानीय भाषा में राजस्थान में जो भेड़ होती है इनको गाडर शब्द कहा जाता है। गाडर से ही गडरिया शब्द आया है, इसीलिए ये शब्द बोला जाता है। ऊन की प्राप्ति होती सबसे ज़्यादा इससे, किसकी प्राप्ति होती है? ऊन की प्राप्ति होती है, जिससे स्वेटर वगैरह बुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? भेड़ों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको रेवड़ बोलते हैं? क्या उसको समूह बोलते हैं? क्या उसको जनजाति बोलते हैं? तो ये जनजाति से भेड़ों का तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो लोगों के समूह है। इनमें से कोई नहीं, पर तो आखिरी में विचार करेंगे जब हमारे पास सही उत्तर नहीं है। हमारे पास सही उत्तर क्या है? रेवड़ शब्द का इस्तेमाल भेड़ों के झुंड के लिए ही करते हैं, झुंड में। और ये इसलिए बोलते हैं कि भेड़ें हमेशा रेवड़ में चलती है। रेवड़ मतलब झुंड में चलती हैं। नेक्स्ट राइट आंसर रेवड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35वां क्वेश्चन समझते हैं जरा। 35वें क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है? 35वां क्वेश्चन बात बोलता है कि गडरिये कहाँ पर रहते थे? गडरिये कहाँ पर रहते थे मतलब गडरिया जो जनजाति है ये भारत के कौन से राज्य या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? क्या ये कुल्लू में पाई जाती है? क्या ये मनाली में पाई जाती है? क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है? जम्मू या कश्मीर में पाई जाती, कहाँ पाई जाती? एक राज्य का नाम तो नहीं लिखा है, अलग अलग से जगह के नाम लिख दिए। कुल्लू मनाली सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर सब जानते हैं, लेकिन कहाँ आप ये जानते हैं कि गडरिये कहाँ पर पाया जाती, गडरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती? आप लोग अपना आंसर मेंशन करने में देर ना करें, क्योंकि मैं उत्तर बताने वाला हूँ। गडरिया जनजाति जो पाई जाती है ये चैप्टर के दौरान पढ़ा था। कुल्लू में पाए जाने वाले गडरिये ये भेड़ों को चराने का काम करते हैं और उन्हीं पर डिपेंडेंट रहते हैं, आजीविका उनसे चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन देखो जरा। ब्रिटिश अफसरों की नज़रों में सभ्य कौन थे? क्या ब्रिटिश सरकार किसी जनजाति को सभ्य भी बोलती थी? तो हमने चैप्टर में तो यही पढ़ा है, वो उन लोगों को सभ्य मानती थी जो एक जगह रख कर टिक कर खेती करते थे। ये घूमने वाले फिरने वाले शिकारियों को, जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली और बर्बर कहती थी। लेकिन ब्रिटिश अफसर किसको सभ्य मानते थे? जो लोग एक जगह रहकर खेती करते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोगों को उन लोगों से रेवेन्यू मिलता था, ये मुनाफा चाहिए था उनको, इसलिए उनको सभ्य बोला गया था। तो गोंड जनजाति जो है, गोंड, इसको मैं गोंड कर देता हूँ, गोंड और संथाल इन दोनों को बोलते थे। वो बोलते थे गोंड और संथाल कितनी अच्छी सभ्य जनजातियां हैं जो बाकी दूसरी जो जातियों की तरह आराम से रहती, एक जगह पर घर बनाती हैं, खेती करती हैं और हमें रेवेन्यू भी देती है। तो काफ़ी अच्छे और सभ्य लोग हैं और शांति से रहते हैं। तो सभ्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उनको मुनाफा दे रहे थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? गोंड और संथाल दोनों के दोनों क्या है? इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती, या जिसे हम लोग झूम खेती कहते हैं, जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश में भी होती है। और मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं बेवार। इसको बोलते हैं क्या? बेवार बोलते हैं। तो बेवार अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसको जो पढ़ते, जो शाब्दिक अर्थ है, वो क्या निकलता है? वो निकलता है बेवड़। शब्द क्या निकलता है? बेवड़। तो मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? बेवड़ बोलते हैं। तो बेवड़ की खेती जो है इसी को हम लोग बोलते हैं घुमंतु खेती। मध्य प्रदेश में इसका नाम है, ये इसका स्थानीय नाम है। और हमने बेगा जनजाति के बारे में पढ़ा था। बेगा जनजाति यहाँ पर एक खेती करती भी है, और वो क्या बोलते हैं? पूरा साल में चक्र चलता है, उसके बाद नए बेवड़ की ओर चले जाते हैं। तो बेवड़ मतलब यही होता है, नई प्रकार की खेती के लिए खेत की ओर चले जाते हैं।
बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन से, क्या इसका उत्तर होगा। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। बर्बर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता? बर्बर, बर्बर मतलब बार्बर नहीं, बर्बर। बर्बर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ये अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते थे। किसके लिए करते थे जरा पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कहानी में आते हैं। झूम की खेती के लिए क्या बर्बर शब्द इस्तेमाल करते थे? ये तो झूम काश्तकार होते थे ना। जंगल में रहने वालों के लिए क्या बर्बर इस्तेमाल करते थे? क्या खोंड समुदाय के लिए बर्बर शब्द इस्तेमाल होता था, या फिर घुमंतु समुदाय के लिए बर्बर इस्तेमाल होता था? अंग्रेज लोग क्या करते थे? अंग्रेज लोगों को चाहिए था मुनाफा, और अंग्रेज लोगों को वो लोग बहुत अच्छे लगते थे जो एक जगह पर रह करके खेती करते थे। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि वो लोग, वो जनजातियां जो घूमती फिरती नहीं थी, एक जगह टिक कर खेती करती थी। जैसे कि अभी हमने बताया, दो जनजातियों के नाम बोले थे हमने, संथाल जनजाति और गोंड जनजाति को ये बोलते थे। काफ़ी सभ्य जनजाति हैं, लेकिन ये बोलते थे कि जो जनजातियां जंगलों में रह के शिकार करती घूमती फिरती रहती हैं, उन जनजातियों को इन्हें बोला कि ये तो काफ़ी बर्बर और जंगली हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ की बात की जा रही है। तो बात की जा रही है जंगलों में रहने वालों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर ख है। लेकिन ये दोनों के दोनों भी इसी जंगल में रहते थे, मतलब खोंड समुदाय भी शिकारी जनजाति हैं और घुमंतु जो लोग होते हैं वो भी घूमते फिरते थे। ये दोनों के लिए बोले गए, लेकिन जो सही उत्तर है बर्बर शब्द का मतलब जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था बर्बर शब्द। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखियाओं का स्थान कैसा था? मतलब जब अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे तब मुखियाओं का क्या रोल था? मुखियाओं का पूरे उनके ग्रुप में, उनके जनजातियों में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था। अपना आंसर तो आप लगा दीजिए, मैं तब तक बता देता हूँ कि उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था। उससे पहले उनके पास कुछ आर्थिक और राजनीतिक ताकत थी। वो अपने सूबे यानी जो कबीला होता था उस पर पूरा नियंत्रण रखते थे, उस पर रूल बना सकते थे, वन का प्रबंधन करना, वन से संबंधित नियम बनाना, सब कुछ रखते थे। यहाँ तक कि अपनी जनजाति को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी अपने खुद की एक आर्मी भी होती थी, जिसे हम लोग पुलिस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि तीनों के तीनों पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और क्या पॉइंट है? उनके पास ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और आम आदमी के मुकाबले उनके पास अपनी पुलिस होती थी रक्षा करने के लिए। वो नियम बना सकते थे, जंगलों का वन नियम बना सकते थे, स्थानीय नियमों को में भी खुद डिसीजन ले सकते थे, और यही सारी पावर मुखिया की होती थी। राइट आंसर क्या है? घ इज द राइट आंसर। इसलिए डी वाला जो उत्तर है आपका, उपरोक्त सभी, इनके पास आर्थिक ताकत भी होती थी दोस्तों, अपनी पुलिस भी होती थी, और ये अपने नियम खुद बनाते थे। इतनी पावर इनको दी गई थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने इनके ऊपर शासन करना शुरू किया, वैसे ही इनके सारे के सारे नियम कायदे, सारी पावर, सारी इकोनॉमिकल, सारी पॉलिटिकल पावर सब छीन ली। यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि अब अंग्रेजों के कानून ही आप पर लागू होंगे, और ये भी बोला कि हमें नजराना भी देना पड़ेगा। मतलब अचानक से आदिवासियों के जीवन में एकदम से भूचाल आ जाता है तब अंग्रेजी सत्ता में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्लीपर किसको कहते हैं? स्लीपर, स्लीपर तो चप्पल भी होते हैं, लेकिन चप्पल की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर चप्पल की बात है। स्लीपर जो हम लोग रेलवे में सफ़र करते हैं तब स्लीपर कोच भी होता है, बस रेलवे से जुड़ा हुआ है। ये क्या, ये लकड़ी के तख्ते होते हैं या जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है, क्या होते हैं ये? तो रेलवे के स्लीपर का इस्तेमाल काहे से करते हैं? रेलवे के स्लीपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस चीज़ के लिए? रेलवे के स्लीपर बनाने का जो इस्तेमाल होता है कौन सी लकड़ी का? साल और सागौन की लकड़ी से होता है। देखिए इसको मैं ज़रा ठीक कर दूं पहले तो। जैसे हमने बोला कि ये जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं, तो कौन? रेलवे स्लीपर वो होते हैं जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये लकड़ी के तख्ते ही होते हैं, लकड़ी से बने हुए गत्ते ही होते हैं। तो अगर मैं इसका सही उत्तर लगाना चाहूँगा तो ये तो बिल्कुल सही लाइन है, लेकिन ये लाइन गलत नहीं है। ये लकड़ी के गत्ते ही होते हैं जो बिछाते हैं, जिस पर रेल वगैरह निकलती है, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैं सही करके इसका सही आंसर बताना चाहूँगा। क्या होगा? ग यानी क और ख दोनों के दोनों ऑप्शन इसके सही हैं।
मैंने इसका आंसर इसलिए रखा था क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्लीपर का मतलब केवल रेलवे से ही समझ में आता है, लेकिन वो लकड़ी के गत्ते हैं, तो लकड़ी के गत्ते भी तो वही होते हैं, तो उसी को भी स्लीपर बोलते हैं, उससे ही बनाए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो ख ना होकर के वो ग होता है। क और ख दोनों के दोनों सही है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41वां क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन। वन कानून का विरोध कब और कहां हुआ था? वन कानूनों का विरोध, कौन से वन कानून? ये औपनिवेशिक वन कानून की बात हो रही है दोस्तों, औपनिवेशिक वन कानून। ये औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी सत्ता के वाले। औपनिवेशिक वन कानून का विद्रोह काफी किया गया। उनने क्या बोला कि आपके जंगल हमारे होंगे, अब जंगलों में आपका अधिकार नहीं है, घूमने फिरने शिकार का अधिकार नहीं है, आप हमारे लिए मजदूरी करेंगे। तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और जगह जगह पर ये जंगलों में उनके खिलाफ विद्रोह हुए। किन के खिलाफ? सरकार के खिलाफ, वन कानूनों के खिलाफ विद्रोह हुए। कहाँ हुए? एक तो सोंग्राम संगमा का नाम हमने सुना था, सोंग्राम संगमा का विद्रोह देखा था, वो भी देखा था असम में, बिल्कुल राइट। 1906 में आसाम में सोंग्राम संगमा का विद्रोह। 1930 के दशक में मध्य प्रांत में विद्रोह हुए थे, मध्य प्रांत में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर एक विद्रोह जिसको बुलाया था वन सत्याग्रह हुआ था, वन सत्याग्रह हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है, वन सत्याग्रह भी सही है, तो दोनों के दोनों सही है ना, वन सत्याग्रह सही है और सोंग्राम संगमा का जो है विद्रोह सही था, बिल्कुल सही। 1930 का डेट भी सही है। राइट आंसर क्या होगा? क और ख दोनों सही उत्तर है, इसलिए ग इज द राइट आंसर। मुझे लगता है कि आपने भी यही उत्तर लगाया होगा। चैप्टर को इत्मीनान से पढ़ो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, चैप्टर में इसका उत्तर दिया गया है, ये वहां पर लिखा हुआ है क्लियर, ठीक है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42। 18वीं सदी में भारत में किस चीज की मांग और उत्पादन था? किस चीज की मांग अचानक से बढ़ गई थी 18वीं सदी में? क्योंकि भारत में एकदम से रेशम के कीड़ों का पालन बढ़ गया था और संथाल नाम की जनजाति इन रेशम के कीड़ों को पालन करती थी। उनसे कम कीमत पर अंग्रेज खरीदते थे क्योंकि उनको पता था कि यूरोप में बेचना है। अचानक से उसकी प्रोडक्शन पर जोर दिया गया, सरकार उसको बार बार प्रमोट कर रही थी। तो ये सूती कपड़ा नहीं, कपास नहीं, गेहूं नहीं, वो क्या था? रेशम की उत्पादन की एकदम से बहुत ज़्यादा बल्क में उत्पादन हो रहा था क्योंकि यूरोप में रेशम की मांग एकदम से बढ़ गई थी और इसलिए भारत में रेशम की उत्पादन इसलिए बढ़ गया था, मांग इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि भारत का रेशम बहुत अच्छी क्वालिटी का आता। मलबरी नाम का रेशम है, सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशम हमारे यहाँ होता था और यूरोपियन मार्केट में क्वालिटी से वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, क्वालिटी उनको चाहिए, जो क्वालिटी मिलती थी वो ज़्यादा बिकती थी। क्वेश्चन नंबर 23, रेशम के कीड़े कौन पालते थे? क्या रेशम के कीड़े हजारीबाग पालते थे, झारखंड पालते थे, संथाल पालते थे या उपरोक्त सभी? लगता तो देखने में उपरोक्त सभी लगता है कि भाई रेशम के कीड़ों का पालन हजारीबाग में किया जाता था। ये झारखंड जिले में पड़ता था, झारखंड नाम के, क्षमा करें, झारखंड नाम के राज्य में पड़ता था, हजारीबाग के अंतर्गत, और संथाल नाम की जनजाति करती थी। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेशम के कीड़े को कौन पालते थे? कौन मतलब ये व्यक्ति के बारे में पूछा गया, ये किसी जाति समुदाय के बारे में पूछा गया है। तो न तो झारखंड कोई समुदाय है और न तो झारखंड कोई समुदाय बनता है आपका, और न ही हजारीबाग कोई समुदाय है। तो समुदाय और व्यक्ति की बात की जा रही है तो किसी न किसी जनजाति की बात हो रही होगी ना। तो संथाल लोग कीड़े पालते थे, भले ही उनको 1000 कृमि कोश के लिए 3 से 4 रुपए देते थे भले ही, लेकिन फिर भी वो ये काम करते थे क्योंकि वो उनको ये काम अच्छे से आता था। राइट आंसर ग है, संथाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, चाय के बागान और खनन उद्योग कब फैलने लगे थे? चाय के बागान और खनन उद्योग कब फैलने लगे थे? जब इन्होंने इसको फैलाया। आपने पढ़ा तो है कि जब चाय के बागान और खनन उद्योग फैलना शुरू हुए तो क्या हुआ था? तब यह हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो लोग, जनजाति आदिवासी के लोग थे, वो कहाँ जाए तो घूम घूम के विचार कर रहे थे कहाँ जाए। उसी समय इस 19वीं सदी के अंतर्गत एक बदलाव आया, चाय का प्रोडक्शन बढ़ा,
कार्बन का ये कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा, तो वहाँ के कारखानों में, वहाँ की खानों में, चाय के बागानों में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की भर्ती की गई थी और ये 19वीं सदी की घटना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या बोलता है? कोयला खाद्यान कर दिया, क्षमा करें इसको मैं सही कर लेता हूँ। कोयला खादान कहाँ पर है? कोयला की खादान कहाँ पर है? झारखंड में भी है, बिहार में भी, बिल्कुल, क्योंकि बिहार झारखंड पहले बिहार में ही आता था जबकि ये बात हो रही है। तो झारखंड और बिहार दोनों में कोयला की खदानें हैं, केरल में नहीं है। क और ख दोनों के दोनों सही उत्तर है। 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। तो ये खाद्यान्न को आप खादान कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ग इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? अगर सन नहीं पता तो वर्ली पता है ना कि कहाँ आता है, तो आ जाएगा आपको समझ में। वर्ली जो है ये पड़ता है जिस राज्य में, उसका नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है आपका वर्ली। अगर आपने वर्ली पढ़ लिया तो आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका मतलब महाराष्ट्र सही है और बाकी जगह महाराष्ट्र दिया नहीं, इसका मतलब 1940 में हुआ था, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1940 में वर्ली में अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुआ था। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है क। नेक्स्ट है 47। 1895 में झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में, गांव में किस व्यक्ति को घूमते हुए देखा गया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या बिरसा मुंडा था? क्या उसका नाम वीरप्पन था? क्या उसका नाम वीर था? क्या उसका नाम अर्जुन था? और वीर और अर्जुन तो नहीं, वीरप्पन भी बड़ा फेमस था, लेकिन वीरप्पन तो आंध्र प्रदेश के आसपास कहीं साउथ इंडिया के जंगलों में चंदन का तस्कर था, लेकिन वो बहुत पुराना नहीं, ये तो अभी की बात है, तो पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन बिरसा मुंडा साहब के बारे में बोलते थे कि एक चमत्कारी पुरुष जो 1895 में जंगलों में घूमते हुए पाए गए थे। तो राइट आंसर 47 का क्या हो गया? बिरसा मुंडा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है दूसरा विकल्प, जिसका नाम है magnetbrains.com। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो है इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको सारे वीडियो फ्री देता है और आप अपना टॉप कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लास 7 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम पर क्लिक करें और पहुंच जाए अपनी क्लासों के में। कौन सी क्लास पढ़ना है? क्लास 8 पढ़ना है, 8 पढ़ लीजिए। क्लिक किया, क्लास 8 के टीचर आपको मिल जाएंगे। करना कुछ भी नहीं, हर एक टीचर के नाम के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, बस वॉच नाउ को करिए क्लिक और पहुंच जाइए अपने डिस्क्रिप्शन पर। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के सारे वीडियो सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब कुछ मिल जाएगा और अब आपको यहाँ पर लेक्चर की संख्या भी मिल जाएगी। बस लेक्चर पर क्लिक किया, जैसे ही लेक्चर पर क्लिक किया आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू। इस प्रकार आप अपने वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के में दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।